महराजुद्दीन मलिक के केस के हवाले से अहम तरीन जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और इस केस के जो लीगल काउंसिल हैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल ख़ान साहब, वो हमारे साथ इस समय इस प्रोग्राम में एक्सक्लूसिव जुड़ चुके हैं। हम 3 दिन से इनका इंतज़ार कर रहे थे कि हमें टाइम मिले और हम इनसे बात करें और आप तक सारी तफसील पहुंचाने की कोशिश करें। आपको मालूम है कि इस जो ये लीगल काउंसिल है, इसके अंदर एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल ख़ान साहब जो फॉर्मर जज भी हैं और MLA हैं थाना मंडी से, वैसे ही एडवोकेट शकील अहमद साहब हैं, शेख शकील साहब हैं और निर्मल के कोतवाल साहब थे जिन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है। अब वो जो है वो इस लीगल टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे। उस पर भी कई सारे अहम तरीन सवाल पूछेंगे। महराजुद्दीन मलिक की PSA फ़ाइल इस समय ऑन टेबल इनके पास है और इसके बीच में सारी वो दलाइल हैं जो इन्होंने पढ़ी हैं और उस हवाले से अब पूछना लाजिम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, मैं देख रहा हूँ कि आपके पास ये महराजुद्दीन मलिक की फ़ाइल है, ये डोज़ियर है, इसमें सारी जानकारी आपके पास पहुँच चुकी है। आप कैसे देखते हैं इस केस को और इस केस की शुरुआत में क्या कहना चाहेंगे आप उनके चाहने वालों को या जो आवाम आपको इस समय देख रही है? केस के मेरिट पर तो मैं अभी बात नहीं करूंगा, मगर इतना मैं ज़रूर करूंगा कि मैं फ़ाइट करूंगा। टीम में कान रहे कान छोड़े, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने इस केस को फ़ाइट करना है, कोई और आए या ना आए। सर, किसी के जाने से भी क्या इस टीम को फ़र्क पड़ सकता है? देखो, टीम एज अ टीम काम कर रहे हैं हम लोग। उससे अगर एक फ़र्द कोई चला भी जाएगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हम पहले 3 लोग थे जो मैन इसमें सीनियर मोस्ट जो थे, बार प्रेसिडेंट थे हमारे, शेख शकील साहब थे और मैं था। अब जाहिर सी बात है, अब वो उसकी फैमिली मेम्बर्स डिसाइड करेंगे कि भाई और कोई एंगेज करना है या नहीं करना है, वो तो फैमिली मेम्बर्स करेंगे। लेकिन मैं अपनी तरफ से तैयार हूँ। आप ये केस फ़ाइट करेंगे? मैं ज़रूर करूँगा फ़ाइट ये। सर, मैंने ये चीज़ कहनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैं फिर से ये चीज़ पूछ रहा हूँ कि आप इस केस की कोई फ़ी भी नहीं ले रहे। मैंने देखा कि एडवोकेट्स फ़ी लेते हैं। सर, क्या पता आपको मेरा सवाल ठीक ना लगे। देखें, फ़ीस एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, ही इज़ ऑनरेबल MLA माई कलीग, तो कलीग से मैं फ़ीस वैसे भी नहीं लेता। और प्रिवेंटिव डिटेंशन जब से मैं MLA बना हूँ तो मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं फ़ीस नहीं चार्ज करूँगा, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक ड्रैकोनियन लॉ है और इसमें नाइंसाफ़ी ही होती है। तो इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए मैंने एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल मैंने ये सोचा है कि मैं फ़ीस नहीं चार्ज करूँगा। तो ये तो कलीग है मेरा, हम हाउस में हैं, ऑनरेबल MLA है। He is holding a constitutional position. MLA is himself an institution. सर, एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है, उस हवाले से पूछना चाहूँगा कहाँ तक पहुँची रिप्रेजेंटेशन और उसमें क्या कुछ नई अपडेट है? देखिए, रिप्रेजेंटेशन में लॉयर्स का कोई रोल नहीं होता है। लॉयर्स का रोल तब शुरू होता है जब हैबियस कॉर्पस पिटीशन होती है। रिप्रेजेंटेशन फैमिली मेम्बर देंगे, हमें उसमें कोई ना रोल है हमें, और ना हम उसमें कोई रोल अदा करना चाहते हैं। वो उनको पता होगा फैमिली मेम्बर्स को वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन वो अपनी तरफ से देते हैं कि भाई हमारा कहाँ हमारा हक वायलेट हुआ है, वो वही जानते हैं। अभी तक तो मुझे तो फ़ाइल 1 दिन पहले मिली है, मैंने फ़ाइल पढ़ी है 1 दिन पहले। तो रिप्रेजेंटेशन के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वो तो वो फैमिली मेम्बर्स देंगे खुद। हाँ सर, आप एडवोकेट हैं तो साफ जाहिर सी बात है मेरे 1-2 सवाल इस हवाले से होंगे। मैंने देखा कि इन पे 18 FIR हैं, जिसमें से 4 FIR जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। 8 FIR जो हैं बाकी, उनमें जो है वो फ़िलहाल के तौर पे इन्वेस्टिगेशन जारी है और 6 FIR जो हैं उनमें ट्रायल हो रहा है। तो एज ए एडवोकेट आप क्या मानते हैं कि क्या जिन FIR की बुनियाद के ऊपर ये PSA कहा जा रहा है कि उस पर लगा है, ये किस हद तक सही और दुरुस्त है? देखें, FIR एक भी ना हो PSA तब भी लग सकता है, और अगर 50 भी हो तो जहाँ नहीं बनता वहाँ नहीं बनता। FIR का मतलब ये नहीं है, FIR जो पेनल लॉ है ना हमारा, अगर वो सफिशेंटली डील कर सकता है किसी सिचुएशन के साथ। PSA जो है वो है पब्लिक ऑर्डर या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, 2 ही ग्राउंड है सेक्शन 8 के तहत। जो हमारा पब्लिक सेफ्टी एक्ट सेक्शन 8 है उसमें सिर्फ 2 ग्राउंड हैं।
एक तो भाई पब्लिक आर्डर, मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैंने किसी के साथ लड़ाई की है, वो मेरा इंडिविजुअल मामला है, उस पर पीएसए पब्लिक आर्डर इन्वॉल्व नहीं होगा, जितनी मर्जी एफआईआर हो जाए। हमारी फैमिली की कोई अगर लड़ाई है उसमें 50 एफआईआर लग जाती हैं, अरे वो इंडिविजुअल है, उसमें पब्लिक एट लार्ज जो है वो लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होता है। सर वैसे ही मैंने आज देखा कि निर्मल के कोतवाल साहब ने जो है वो एक अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने उनके कुछ सोशल मीडिया पे वीडियोस देखे, लाइक बुरहान की बात की उन्होंने जो दहशतगर्द था, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर को इंडिया का पार्ट नहीं मानते, इस तरीके की उन्होंने कुछ दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों को देखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मुझे इस चीज़ से जो है वो इस केस को जो है वो रिफ्यूज़ करना चाहिए। मैं इस चीज़ को लेकर नहीं सामने आना चाहता हूँ, नेशनल इंटरेस्ट पहले है। मैंने तो वो वीडियो नहीं सुनी है इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। बहरहाल मैंने महराज मलिक की एक दो तकरीर असेंबली में सुनी है, जो एक मोस्ट पैट्रियाट आदमी कर सकता है वो की है। एक जब पाकिस्तान पर अटैक हुआ और पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, उस वक़्त की एक स्टेटमेंट मैंने उसकी, और एक बार पहले उससे असेंबली में वो जब बोला, तो वहाँ से तो मुझे लगा कि भाई इससे बड़ा पैट्रियाट तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो बाकी ये जो वीडियो क्लिप्स हैं, देखो आजकल वीडियो क्लिप्स जो हैं, एक तो वो बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेटेड भी है, दूसरा अब क्लिप को आप सेंटर से काट के क्लिप करके चढ़ाओगे और जो उसका कंटेक्स्ट है उसको आप अगर डिलीट कर दोगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे वो कहना क्या चाहता है। तो मैंने, क्योंकि वो क्लिप्स अभी देखी नहीं है, अब मैं ना तो ये कह सकता हूँ कि वो गलत है, ना मैं ये कह सकता हूँ कि वो सही है। अलबत्ता डोजियर जो मैंने पढ़ा है जी सर, उसमें उन क्लिप्स का कहीं जिक्र तक नहीं है, और अगर वैसा था तो फिर तो आप सिक्योरिटी ऑफ स्टेट में लगाते ना उसको, पब्लिक आर्डर में क्यों लगाया? और पब्लिक आर्डर को मेंटेन करने के लिए आपको एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को डिटेन करना पड़ रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड करता है, उस आदमी को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, कोई जवाज़ नहीं बनता है। सर अराउंड 4000 लोग आपके समय लाइव देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से। मेरा सवाल ये रहेगा सर कि एक अनइलेक्टेड गवर्नमेंट ने एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को जो है वो बुक किया पीएसए के अंडर, और वो भी एक ऑनरेबल एमएलए को। सर नेशनल कॉन्फ्रेंस से के साथ आप रहे हैं, अब तो नहीं है खैर, लेकिन उनका ये कहना था कि हम पीएसओ को रिपील करेंगे या इसको रिवोक करेंगे। लेकिन हुकूमत बनने के बाद, इस 8-9 साल के बाद, इलेक्शन होने के बाद, जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, इस इलेक्टेड गवर्नमेंट के होते हुए एक एमएलए को जो है वो बुक करके सलाखों के पीछे धकेल दिया। असेंबली का इसमें क्या रोल है, सीएम साहब का क्या रोल है, और यहाँ की जो असेंबली है वो कितनी मजबूत है महराज के हक़ में? देखिए, असेंबली तो अब जब सेशन होगा तो कोशिश करेंगे हम जो असेंबली कर सकती है, लेकिन असेंबली का दायरा इख्तियार बहुत लिमिटेड है। लॉ एंड ऑर्डर में असेंबली का कोई रोल नहीं है। और जहाँ तक आपने कहा पीएसए लगाने का रोल, ना तो हमारी सरकार यानी जिस कैबिनेट है उसका कोई रोल है, हो सकता है, इसमें है ही नहीं रोल, ना ही असेंबली के स्पीकर का रोल हो सकता है। आप अगर असेंबली बिजनेस रूल में देखेंगे तो असेंबली बिजनेस रूल सेक्शन 259 कहती है कि जब भी कोई लेजिस्लेटर को डिटेन करता है, चाहे वो जुडिशल आर्डर से हो या एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर से, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर से है, तो उस अथॉरिटी को जो उसको डिटेन करेगी उसको लाजम है कि वो स्पीकर को इन्फॉर्म करेगी। और सेक्शन 260 में अगर हाउस सेशन में है तो स्पीकर उस ऑर्डर को पढ़ के तमाम एमएलएज को सुनाएगा, और अगर सेशन में नहीं है तो एक बुलेटिन जारी करके तमाम एमएलएज को इन्फॉर्म करेगा कि एक एमएलए को गिरफ्तार किया गया है। बस इतना रोल है, वो भी आफ्टर हिज डिटेंशन, उसकी अरेस्ट के बाद ही स्पीकर की कार्रवाई है, और वो एक कानूनी कार्रवाई है। इससे सिवाय इससे ज़्यादा स्पीकर का इसमें कोई रोल नहीं होता। मैंने सुना था जी स्पीकर से परमिशन नहीं ली, जिसके स्पीकर ने परमिशन दे दीजिए, ना तो रिक्वायरमेंट है और ना ही स्पीकर कोई परमिशन दे सकता है। अनइलेक्टेड गवर्नमेंट बुक कर रही है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। बदकिस्मती है, ये बदकिस्मती है कि भाई यहाँ रूल भी अनइलेक्टेड गवर्नमेंट ही कर रही है। इलेक्टेड गवर्नमेंट
को सुप्रेस किया जा रहा है, उनको सिक्रिव किया जा रहा है, और अनइलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वही रूल कर रही है। महराज के हवाले से सर उनके चाहने वालों का एक ही कमेंट बार बार आ रहा है कि रिहाई को लेकर जो है वो आप पूछें मुजफ्फर साहब से। बार बार ये कमेंट कर रहे हैं, हालांकि ये सवाल नहीं बनता है मेरा, लेकिन बार बार जब कमेंट कर रहे हैं तो मुझे पूछना पड़ेगा सर। देखिए मेरी बात सुने, मैं उनमें से हूँ नहीं कि मैं कहूँगा कि भाई हफ्ते में 10 दिन में 72 घंटे में। ये एक लीगल प्रोसेस है। अभी हमारे पास अभी हमने पिटीशन को भी तैयार नहीं किया है। ये एक लीगल प्रोसेस है, और इस लीगल प्रोसेस में अब पहले केस लगेगा, जवाब मांगा जाएगा, रिकॉर्ड तलब किया जाएगा, उसके बाद आर्गूमेंट होंगे, देन डिसीजन क्या देता है कोर्ट, कोर्ट को अपील क्या करता है, नोबडी, इवन ज्योतिषी को भी इसका पता नहीं होता कि कोर्ट से फैसला क्या आने वाला है। हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोर्ट क्या फैसला देगा? तो ये आई एम अ प्रोफेशनल लॉयर। सर एक सवाल ये भी रहेगा कि क्या डिप्टी कमिश्नर साहब, आप ये महसूस करते हैं कि पीएसए जो लगा है ये डिप्टी कमिश्नर साहब ने ही लगाया है, या कहीं से कोई डायरेक्शन आई है, उस डायरेक्शन को फॉलो अप किया है? मैं इस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि डिप्टी कमिश्नर का, मुझे अंदाज़ा ये है कि अपना फैसला तो नहीं है, इतना बड़ा फैसला खुद नहीं ले सकता। हाँ, ये चीज़ कमिश्नर, लेकिन मेरे पास तो उसका कोई सबूत नहीं है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ। लेकिन अंदाज़ा मेरा यही है कि अपना फैसला नहीं हो सकता ये। सर जैसे कि मैं देख रहा हूँ आप महराज मलिक की सपोर्ट में हैं, आप उनका केस फाइट कर रहे हैं, कोई फ़ी नहीं ले रहे हैं, और उनकी फैमिली के भी कांटेक्ट में हैं। आप एक तरफ सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी के लोग अपोज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है ये अंदर हुआ। आप इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं सर? देखिए यार, ये तो फिर बीजेपी वाले ही बता सकते हैं कि वो अपोज इसको क्यों कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव किसी भी पार्टी का हो, उसका एक अपना मकाम है, और ये अच्छा शगुन नहीं है डेमोक्रेसी में कि तुम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को इसलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले लो कि उसने किसी ऑफिसर के साथ तल्ख कलामी कर दी। तल्ख कलामी अगर किसी ने की भी है तो उसका बहुत और प्रोविजंस हैं लॉ में जो सफिशेंटली डील कर सकते हैं। इस किस्म का एक्सट्रीम जो जाना ये डेमोक्रेसी के हक में ठीक नहीं है। सर क्या पीएसए का मिसयूज़ हो रहा है जम्मू कश्मीर में? बहुत ज़्यादा, और मेरे ख्याल में तारीख में इस किस्म का मिसयूज़ पीएसए का और प्रिवेंशन ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़ यूएलएपीए का, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो है, जितना मिसयूज़ इस दौर में हुआ है शायद तारीख में कभी नहीं हुआ होगा। सर एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा, सर हुकूमत से क्या उम्मीदें रखें? देखो हुकूमत के हाथ में कुछ है नहीं है। हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा असम्बली में एक रेजोल्यूशन कोई एमएलए कर सकता है, बट दैट रेजोल्यूशन इज़ नॉट बाइंडिंग। लॉ एंड ऑर्डर जब है नहीं हुकूमत के पास, अगर होता तो हम पूछते ज़रूर होम मिनिस्टर जो हमारा होता कि भाई आपने ये कैसे लगाया है, लेकिन वो है नहीं हमारे पास। तो होम मिनिस्टर तो हमारे कैबिनेट में कोई है नहीं। एग्जैक्टली हम किससे पूछ सकते हैं? हमारी बेबसी है। मतलब बात सर फाइनली ये कि हम बेबस हैं जम्मू कश्मीर के लोग। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ का हर सिटीज़न बेबस है, चाहे वो बीजेपी वाला हो जो आज सपोर्ट करते हैं महराज की, वो भी बेबस है। ये बेबसी जो है ये सबके लिए नुकसानदेह है। हम तो लड़ेंगे, हम तो फाइट करेंगे इसको, और मुझे लगता है कि एक स्टेज आने वाली है कि जब लोग इस बेबसी को, इस जो सुप्रेशन का तोक है, इसको तोड़ के बाहर निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल ख़ान साहब जो हैं वो फॉर्मर जज भी हैं और एमएलए हैं, विधायक हैं, थाना मंडी सीट से इन्होंने कंटेस्ट किया इलेक्शन और बहुत अच्छी मार्जिन के साथ उस इलेक्शन में जीत भी हासिल किया। जहां एक तरफ इसी लीगल टीम में से एक एडवोकेट ने जो इनकार कर दिया महराज के केस को लेकर रिफ्यूज़ किया, वहीं दूसरी ओर एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल ख़ान साहब ने जो है वो इस केस को फ़ाइट करने की बात की है और वो भी विदाउट एनी फ़ी। तो यहाँ से साफ ज़ाहिर होता है कि जब भी कभी कौम या कोई मज़लूम किसी भी मुसीबत, तकलीफ़ या परेशानी में आता है तो इस तरीके के जो एडवोकेट्स हैं वो अपना एक पॉजिटिव रोल उस सोसाइटी, उस समाज में देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि ये लीगल प्रोसीडिंग्स है
और लीगल तरीके से ही सब कुछ होगा। और जब लीगल तरीके के प्रोसेस को फॉलो अप किया जाता है तो उसमें साफ ज़ाहिर सी बात है कि वक्त भी लगता है। फ़िलहाल के तौर पे इनका ये कहना है कि जो भी होगा वो कानूनी तौर पे होगा और हम कानूनी तौर पे इस केस को फ़ाइट करेंगे। हमें यकीन है कि जो हमारी लड़ाई होगी वो हक़ और इंसाफ के लिए होगी और हक़ और इंसाफ के लिए हम मांग भी करेंगे। तो बहरहाल मैंने सारी चीज़ें आप तक पहुंचाई। जिस वकील ने इस केस से रिफ्यूज़ किया उसके हवाले से भी, महराज की रिहाई को लेकर भी इन्होंने जवाब दिए, उमर अब्दुल्ला की हुकूमत का क्या रोल रहता है वो भी बताया, असम्बली का क्या रोल है वो भी बताया, और क्या इलेक्टेड एक रिप्रेजेंटेटिव पे अनइलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके का एक कानून लाकर उसे सलाखों के पीछे धकेल सकती है, उस हवाले से भी बात की। तो यानी कि सारी अहम तरीन चीज़ें पूछ ली। दीजिएगा आप अपने मेज़बान को इजाज़त। देखते रहें डेली तस्कीन का ख़ास प्रोग्राम आमिर सुहेल के साथ। अल्लाह हाफिज़।